तो सबसे पहले हम उसकी बेस थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद ये प्रूफ कर लेते हैं कि हाँ ये किस तरह डिराइव हो गया बेस थ्योरम। ये आपके सामने वेन डायग्राम है। अगर वेन डायग्राम को आप देख लें क्लियरली आपको पता चल जाता है कि वेन डायग्राम में ये जो जितनी भी पोर्शन है, ये पोर्शन ये आपके पास ये जो ये A1 है, इवेंट A1 A2 A3 A4 A5 अप टू AK। ये हमने सैंपल स्पेस को क्या कर दिया, हमने पार्टीशन कर दी सैंपल स्पेस को, और हमने ये जो जितनी भी आपके पास इवेंट्स हैं इस तरह आपने पार्टीशन किए हैं ये सैंपल स्पेस की, क्या ऑल दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और दूसरी बात यह है कि सब अगर उनका यूनियन ले लिया जाए तो ये सैंपल स्पेस के बराबर है। और यहाँ पे ये इसमें एक दूसरा इवेंट है जिसको बी कहा जाता है। ये सैंपल स्पेस में ये तब आकर होता है, ये दैट दूसरा इवेंट है इन सैंपल स्पेस, ये तब आकर होता है अगर उनमें से ए आई में से ए आई यानी A1 से लेकर AK तक कोई भी इवेंट आकर हो जाए तो आपके पास फिर ये मैथमेटिकली जो स्टेटमेंट है ये आपके पास आ गई है बेस थ्योरम की। अब हम देखें, अब हो सकता है अब हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, हो सकता है आपको आप समझ आ गई हो वेन डायग्राम से। इफ द इवेंट्स A1 A2 AK from the partition of sample space S, that is the events AI are mutually exclusive and their union is S, their union is S का मतलब ये है कि their union is equal to sample space, and B is any other event of the sample space such that it can occur only if one of the AI occur, then the probability of any AI। तो हमारे पास क्या आ गई, ये बेस थ्योरम के थ्रू हम इसको डिराइव कर लेते हैं। ये बेस थ्योरम की क्या है, स्टेटमेंट है। दोबारा अगर आप देख लें, दोबारा अगर यहाँ पे पहले मैंने आपको समझा दिया कि A1 ये सैंपल स्पेस है, ये वेन डायग्राम है आपके सामने, ये इसको वेन डायग्राम कहते हैं। वेन डायग्राम A1 A2 A3 ये आपने सैंपल स्पेस की पार्टीशन किया है, और इस तरह पार्टीशन किया है कि अगर उनका यूनियन लिया जाए A1 यूनियन A2 A3 यूनियन अप टू AK, अगर उसका यूनियन लिया जाए तो वो सैंपल स्पेस के बराबर है। और इस तरह पार्टीशन किए हैं कि अगर उनका इंटरसेक्शन लिया जाए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ऑल दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, the event that they have no that they cannot occur both at the same time। अगर हम मैथमेटिकली देखते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में कि A1 इंटरसेक्शन अगर हम दे लेते हैं इंटरसेक्शन A2 अप टू AK, अप टू AK अगर ले लें, ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास ज़ीरो के बराबर होगा। ज़ीरो का मतलब ये है कि ये आपकी ज़ीरो मतलब है कि कुछ भी नहीं है। मैथमेटिकली ज़ीरो भी यहाँ पे वैल्यू रखती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी में हम ज़ीरो क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, कोई वैल्यू नहीं रखती। तो हम प्रोबेबिलिटी में अक्सर ए इंटरसेक्शन A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन अप टू AK इज इक्वल टू ज़ीरो हम लिखते हैं। उसकी कोई अहमियत नहीं है क्योंकि प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हमारे पास प्रोबेबिलिटी की ज़ीरो है, और मैक्सिमम वैल्यू प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है, 1 होगी इसके रेंज। अब हम आगे इसका प्रूफ देखते हैं कि ये किस तरह हम डिराइव कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखें इसकी वेन डायग्राम को क्लियरली आपको पता चल जाता है कि ये बिल्कुल उसके अलग अलग पार्टीशन आपने कर दिए हैं। कोई भी उसका कोई भी ये A1 A2 के कोई किसी भी ये इवेंट का दूसरा के साथ नहीं मिला हुआ है, इसी वजह से ये डिसजॉइंट है। अब हम इसको प्रूफ करना चाहते हैं कि किस तरह इसको हम प्रूफ करेंगे। अब इसका प्रूफ देख लें। द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी of A given B is equal to probability of AI intersection B divided by probability of B, where probability of B is not equal to 0। ये हम
भूल गए, अब यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू 0। ये चूंकि अगर 0 के बराबर है तो फिर हमारे पास ये अनडिफाइन आएगी, ये वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी। यहाँ पे आप देखें, इसी में यहाँ पे 1 होगा डेफिनेटली, ये अंडरस्टूड है। आप देखें इसके साथ अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें ये, तो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सिमिलरली अगर हम ये कर लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी दैट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट बी गिवन डेट ए हैज अकर इज, जिस तरह हमने ये कर दिया तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इज नॉट इक्वल टू 0। ये इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे आप देखिए, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया और यहाँ पे फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिए, तो फिर आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। फिर उसके बाद हमने क्या कर लिया, दोनों इक्वेशन को हमने कंपेयर कर दिए। तो आपका ये बोथ आर सेम, तो हमने क्या कर दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए आई। फिर यहाँ पे आप देखें हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पे, यहाँ पे कर ले प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पे। तो जब आप डिवाइड कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पे कर लें, तो ये प्रोबेबिलिटी, ये देखें मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह हम कर लेते हैं। आपने इसको डिवाइड कर दिया, ये आपके पास कट गया, तो फिर आपके पास क्या रह गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू, आपके पास ये इक्वेशन आ गई। अब हमने बेस थ्योरम में अब हमें ये चाहिए कि हम किस तरह इसको फाइंड करेंगे। आगे जाके ये इक्वेशन को आप नोट कर ली, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दे। आगे सैंपल स्पेस वेन डायग्राम में हमने पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ कि प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास बी इवेंट है, तो बी इज इक्वल टू एस सैंपल स्पेस इंटरसेक्शन बी, तो क्लियरली बात है उसी भी आएगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात है कि वेन डायग्राम से हमने पहले भी आपको बता चुका हूँ। वेन डायग्राम में आप देखें, ये हम यहाँ पे इसमें बता चुका हूँ कि द इवेंट A1, A2, A3 up to AK from the partition of sample space, that is the event AI are mutually exclusive and their union is S, यानी and their union is S। तो यहाँ पे आप देखें तो इसका ये they are mutually exclusive and the set within S इसके बराबर है। तो यहाँ इसी इक्वेशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू एस इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, ये वैल्यू रिप्लेस कर लेते हैं एस की जगह। तो एस की जगह अगर आप रिप्लेस कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू ए आई इंटरसेक्शन बी यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू इंटरसेक्शन बी अप टू, आपके पास आ गया। तो उसके बाद आपने क्या कर लिया, बोथ साइड पे आपने की प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर दी, तो यूनियन की जगह आपने क्या कर दिया, एडिशन लगा लिया, आपके पास ये आ गई है प्रोबेबिलिटी। चूँकि A1 से लेकर AK तक है, तो हमने क्या कर दिया, ए आई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए आई, वेयर ए आई इज इक्वल टू K तक है। तो आगे जाके हम क्या कर लेते हैं, ये इक्वेशन जो हमारे पास आ गई है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की, अब इसी इक्वेशन में हमारे पास आ गई है ये इक्वेशन, जो बेस थ्योरम की इक्वेशन हमारे पास आ गई, इसको हम क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 में हम पुट कर लेते हैं, आपके पास क्या आ जाएगा, ये बेस थ्योरम, फाइनल में आपके पास ये बेस थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। ये किस तरह आप देखें, मैं पीछे आपको बता देता हूँ कि किस तरह आ गया ये।
ये देखें, ये प्रोबेबिलिटी वाला बी का पोर्शन, ये प्रोबेबिलिटी अभी, और हमने किस में पुट कर दिया, इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 में हमने पुट किया, हमारे पास इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 3, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 था, और ये वैल्यू हमने इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू हमने पुट कर दी। हमारे पास क्या आ गया, फाइनल वैल्यू जो बेस थी, हमारे पास ये फाइनल वैल्यू बेस थ्योरम की प्रूफ आ गई। थैंक यू वेरी मच। अब हम आगे जाके बेस थ्योरम पे एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फिर आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि उसकी एप्लीकेशन कहाँ पे है। आगे एक क्वेश्चन कर, अच्छा जी, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। A bolt factory machine A, B, and C manufacture 25%, 35%, and 40% of the total output, respectively. Of their outputs, 5%, 4%, and 2% are defective bolts, respectively. A bolt A is selected at random and found to be defective. What is the probability that the bolt came from machine A, B, और C? तो हमने ये फाइंड आउट करने हैं कि हमारे पास 3 मशीन है ए बी सी, जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर 25% ए, इसकी प्रोबेबिलिटी टोटल प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट की 25% दे रही है, ये 35% और सी 40% आउटपुट। और ए में जो डिफेक्टिव आइटम है 5% है, बी मशीन बी में कितने, जो टोटल 35% में से 4% वो आपको क्या देते हैं, डिफेक्टिव आइटम है, और सी में 2% बोल्ट आर डिफेक्टिव। तो उसी में ए बोल्ट हम सेलेक्ट कर लेते हैं, वो आपके पास डिफेक्टिव आ गया, क्या प्रोबेबिलिटी होगी जो बोल्ट आपने सेलेक्ट किया है ना वो मशीन ए से आया है। तो सबसे पहले तो हम प्रूफ कर लेते हैं, इसके सोल्यूशन देखें कि प्रोबेबिलिटी द बोल्ट एन फ्रॉम मशीन ए, तो मशीन ए उसकी प्रोबेबिलिटी ये है कि मशीन ए से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अब जो आपके पास क्या देते हैं प्रोडक्शन, आपके पास ये 25% है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये आपके पास क्या है 0.35%, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 0.04%। यहाँ पे आप देखें डिफेक्टिव आइटम इन मशीन ए आपके पास क्या है 5%, डिफेक्टिव आइटम इन मशीन बी आपके पास क्या है 4%, यानी 0.054। यहाँ पे आप देखें जब हमारे पास ये आ गई तो हमारे पास ये डिफेक्टिव है ना, तो गुड आइटम हमारे पास कितने आ गए, यानी ये तो हमारे पास इतने हैं, तो हमारे पास 95% गुड आइटम है। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह आता है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी जो आइटम आप सेलेक्ट कर लेते हैं वो गुड आइटम होगा, गुड आइटम होगा, और जो जो ये भी इस तरह जो यहाँ पे लिखा है कि बोल्ड ए बोल्ट इज सेलेक्टेड एट रैंडम एट फोन टू बी गुड, यहाँ पे हमें बिल्कुल गुड की वो से हमें प्रोबेबिलिटी भी नहीं गिवन है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट द बोल्ट केम फ्रॉम द मशीन ए बी सी, इस तरह मैंने आपको उल्टा क्वेश्चन बता दिया, ये इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन यहाँ पे हमें क्लियर कट कहा है कि बोल्ट इज डिफेक्टिव, तो डिफेक्टिव के हमें गिवन है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी आपको ये सीखना चाहिए कि गुड आइटम की हम किस तरह प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। तो डिफेक्टिव यहाँ पे बहुत आसान चीज़ है कि सबसे पहले अगर आप वेन डायग्राम बना लेते हैं ना, तो वेन डायग्राम के ज़रिए आप क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकते हैं। ये अगर आपके पास ये वेन डायग्राम मैं आपको बना देता हूँ, ये आपके पास फैक्ट्री ए, मशीन बी, मशीन सी है।
मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी। ये आपके पास मशीन सी है। ये हमारे पास कितने हैं? 25%, यानी पॉइंट, ये हमारे पास ये 0.5, ये हमारे पास 23% है। 35% है मशीन बी की, और इसकी प्रोबेबिलिटी 0.4%। यहाँ पे ए में डिफेक्टिव कितने हैं? यानी प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव इन ए, गिवन मशीन ए हमारे पास कितने हैं? 0.002%, नहीं 5%, सॉरी, इसी में डिफेक्टिव आइटम में 5% है पॉइंट। और बी में आपके पास डिफेक्टिव कितने हैं आपके पास? यहाँ पे आप देखें, इसको मैं डिफेक्टिव डी यहाँ पे दे लेता हूँ। तो डिफेक्टिव, तो डेफिनेटली ये अंडरस्टूड है कि डिफेक्टिव हमारे पास 0.04, ये 0.04% है। और तो गुड की कितने आ जाएगी? डेफिनेटली तो उनसे माइनस कर लें तो आपके पास गुड आइटम यानी 0.96 आ जाएगी। यहाँ पे सी के देख लें, सी में हमारे पास डिफेक्टिव कितने हैं? सी में हमारे पास डिफेक्टिव है 0.02%। और इसमें गुड कितने आ जाएंगे? 98%। ये आप ज़रूर सीखें, हो सकता है कि कभी कभी क्वेश्चन इस तरह भी आ जाता है कि फिर आपको ये पता होना चाहिए कि हमने गुड आइटम की कितनी किस तरह फाइंड आउट करते हैं। ये 0.8, ये कभी माउस काम नहीं करता। 8%। जब आपने एक वेन डायग्राम बना लिया ये, तो फिर आपके लिए क्लियर कट पता चल गया कि हमने किस तरह फाइंड करना है, किस तरह फाइंड आउट करते हैं। तो हम क्या यूज़ कर लेते हैं? द बेस थ्योरम फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन डिफेक्टिव आइटम इज इक्वल टू डिफेक्टिव इन ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन ए। यहाँ पे आप देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम। डिफेक्टिव आइटम का मतलब ये होता है कि आप तमाम जितनी भी मशीन ए बी सी और उसमें जो जितनी डिफेक्टिव हैं उसके हम फाइंड आउट करेंगे। ये यहाँ पे आप देखें डिफेक्टिव आइटम, ये मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह लेते हैं कि डिफेक्टिव आइटम, यानी यहाँ पे आप देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम ये इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव एंड ए प्लस मशीन बी एंड डिफेक्टिव एंड मशीन बी, सी प्लस सी एंड डिफेक्टिव एंड मशीन सी। फिर तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास मशीन ए की जितनी भी मैन्युफैक्चर की प्रोबेबिलिटी गिवन है मशीन ए की, उसमें हमारे पास क्या है 25%, और उसमें डिफेक्टिव की कितनी प्रोबेबिलिटी है 5%, यानी 0.05। सिमिलरली बी की जो आपके पास प्रोबेबिलिटी है वो हमें गिवन है, वो आपके पास 35% यानी 0.035, और डिफेक्टिव 0.04 आपके पास आएगा। सिमिलरली मशीन सी में आपके पास क्या आ जाएगा? उसकी जो टोटल 40%, और आपके पास क्या आ जाएगा डिफेक्टिव इन मशीन सी, तो आपके पास ये आ जाएगा। आगे जाके इसमें हम ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं। इसी में हमने वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास टोटल डिफेक्टिव आइटम की हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई
जिस तरह हमने बेस तीव्र में हमने यूज़ किया था ना, नीचे हम लिखे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जिस तरह हमने प्रूफ में फिर फाइंड आउट किया था, तो इसमें आप पुट कर लें हमारे पास टोटल डिफेक्टिव आइटम की प्रोबेबिलिटी मशीन ए बी सी 0.0345 आएगा। अब उसके बेस पे हमने, तो हमारे पास क्या, हम अप्लाई कर लेते हैं, अप्लाई द बेस थ्योरम, तो इसी में हमारे पास इसी में वैल्यू पुट कर लें। तो मशीन ए, द प्रोबेबिलिटी दैट द डिफेक्टिव बोल्ट केम फ्रॉम मशीन ए, तो उसमें आप पुट कर लें। ये मैंने पॉइंट लिखे हैं, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन है, ऐसा ना हो कि फिर आप उसमें कंफ्यूज हो। मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास, उसमें वैल्यू पुट कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि आपने जो बोल्ट आया था वो मशीन ए से, और डिफेक्टिव भी था मशीन ए से आया, उसमें परसेंटेज कितनी है। द प्रोबेबिलिटी डेट द डिफेक्टिव बोल्ट कैम फ्रॉम मशीन ए इज अप्रोक्सीमेटली 36.23%। ये आपके पास आ गया है। सिमिलरली यहाँ पे इसी इक्वेशन में प्रोबेबिलिटी बी given d is equal to probability of b and probability of defective and b डिवाइड बाय टोटल। ये जो d है ना, ये सब का सेम होगा, क्योंकि हमारे पास टोटल डिफेक्टिव आइटम हमने, ये सब का सेम होगा। अब इसी में हम पुट कर लेते हैं हमारे पास। अब यहाँ पे देख लें, यहाँ पे इसमें देख लें, ये इस इक्वेशन में आप देख लें, इसी में वैल्यू पुट कर लें, ये आंसर आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा, इसी में ये आपके पास ये आ जाएगा। तो द प्रोबेबिलिटी डेट द डिफेक्टिव बोल्ट केम फ्रॉम मशीन बी इज अप्रोक्सीमेटली 40.6%. The probability that is the defective bolt came from machine C, probability of C given D। फिर आप देखें, ये मैंने अक्सर ये लिखा है, लेकिन ये क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन है। एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ, इसी में ये मल्टीप्लिकेशन है, ये पॉइंट नहीं है, ये पोर्शन मल्टीप्लिकेशन कर ले तो हमारे पास सी, द डिफेक्टिव बोल्ट कैम फ्रॉम मशीन सी, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, और जब प्रोबेबिलिटी आ गई तो क्या कर लेंगे, अप्रोक्सीमेटली 23.1%, 23.19% अप्रोक्सीमेटली बोल्ट आएंगे मशीन ए, अगर आपने सेलेक्ट करना है। थैंक यू वेरी मच। ये बेस थ्योरम हमने पढ़ लिया, और उसी के तहत हमने एक क्वेश्चन भी कर लिया, और हम आगे जाके एक और क्वेश्चन इस पे कर लेंगे। ओके।